चलिए नमस्कार साथियों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विजय सूत्र के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे जो यूपी पुलिस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फटाफट आ जाओ साथ में और बढ़ते हैं आगे। देखो, आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी यूपी पुलिस के लिए हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो लगातार प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं। तो बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं आगे और एक एक करके क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। फटाफट से आ जाओ। देखो भाई, पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था। तो आप ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो प्रथम जो हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह था वो लोथल था, क्योंकि लोथल से हमको एक डॉकयार्ड मिला था। क्या मिला था? डॉकयार्ड मिला था, बंदरगाह मिला था। और इस बंदरगाह से हमें फारस की मोहरें, मिस्र की मोहरें प्राप्त हुई थी, जो इस बात का संकेत देती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया करते थे। ठीक है जी। तो लोथल हो जाएगा बंदरगाह। लेकिन अब लोथल के बारे में कुछ और पॉइंट आप देख लीजिएगा। लोथल की खोज 1954 में एस.आर. राव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एस.आर. राव के द्वारा की गई थी। और साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे कहां पड़ता है लोथल। तो लोथल आपको पड़ेगा गुजरात में। गुजरात, भोगवा नदी के किनारे ये बंदरगाह स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपसे पूछा गया है कि बौद्ध धर्म की प्रथम संगति कहां हुई थी। बौद्ध धर्म की प्रथम संगति कहां पर हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम संगति जो हुई थी वो 483 बीसी में हुई थी, बुद्ध की डेथ के दरमियान ही। जब बुद्ध की डेथ हो जाती है तो बुद्ध की डेथ हो जाने के बाद 483 बीसी में ये पहली बौद्ध संगति हुई थी। कहां पर हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। राजगृह, और राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। कहां पर? सप्तकर्णी गुफा। और इस समय पर जो रूलर था उसका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु के टाइम पर यह प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। अब ध्यान आपको यह रखना है कि इस प्रथम बौद्ध संगति के अंतर्गत क्या वर्क प्रोग्रेस हुआ, क्या काम हुआ था। तो इसके अंतर्गत जो बौद्ध धर्म के दो ग्रंथ शुद्ध पिटक और विनय पिटक दोनों का कंपाइलेशन हुआ था। किसका? शुद्ध पिटक और विनय पिटक दोनों का कंपाइलेशन हुआ था। ठीक है जी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जिसकी अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान आपसे पूछा है। तो दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो आपको टाइम पीरियड देखने को मिलता है 1206 से लेकर के 1526 तक आप दिल्ली सल्तनत के पीरियड को पढ़ते हैं। प्रथम मुस्लिम एम्पायर था जो कि भारत में एस्टैब्लिश हुआ था। इस प्रथम मुस्लिम एम्पायर के अंतर्गत आप देखते हैं सबसे पहला ही डायनेस्टी गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, जिसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का फाउंडर। इसको कहा जाता है जिसने 1206 से लेकर के 1210 तक दिल्ली सल्तनत में रूल किया था। तो सही आंसर जो होगा आपके पास वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है? लेकिन जब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई रियल फाउंडर कौन था, तो रियल फाउंडर के तौर पर आप याद रखिएगा किसको?
रियल फाउंडर के तौर पर आप याद रखिएगा इल्तुतमिश को। क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन वो हैं जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, तुगलकनामा के जो लेखक थे उनका नाम है अमीर खुसरो। क्या नाम है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को आप तोता ए हिंद के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तोता ए हिंद के नाम से जानते हैं। तोता ए हिंद के नाम से आप इनको जानते हैं। और इनके द्वारा तबला, ये जितने पॉइंट बता रहा हूं इनको भी आप साथ में याद रखेंगे। तबला और सितार का इनके द्वारा आविष्कार किया गया था। तबला और सितार का इनके द्वारा आविष्कार किया गया था। और ध्यान रखिएगा, दो किताबें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो इनका किताब है खज़ाइनुल फतूह, खज़ाइनुल फतूह, और एक किताब आप ध्यान रखेंगे ये आपके सामने है, तुगलकनामा। दूसरी किताब तुगलकनामा। एक पॉइंट और इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो के बारे में, इन्होंने दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक शासकों का शासनकाल देखा था। क्योंकि इनका जो शासनकाल है वो बलवन के टाइम पीरियड से लेकर के शुरू होता है कोटपोइट के तौर पर, और आप पूरा खिलजी वंश के साथ साथ जब आप तुगलक में आते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक तक इनका शासनकाल देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया है। आपसे पूछ रहा है कि मौर्यों द्वारा नागार्जुनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान की गई थी? नागार्जुनी गुफाएं, देखो भाई, मौर्य वंश की अगर हम बात करें तो मौर्य वंश के अंतर्गत हम जनरली अशोक को जानते हैं जिसके द्वारा शिलालेख लिखवाए गए थे। लेकिन यहां पर अशोक के साथ साथ एक और भी व्यक्ति है मौर्य वंश के अंतर्गत जिसने गुहालेख लिखवाए थे और गुफाएं बनवाई थी, जिसका नाम है दशरथ। ध्यान दीजिएगा, तो नागार्जुनी गुफाएं, तो ध्यान दीजिएगा अशोक के द्वारा जो गुफाएं बनवाई गई थी वो बाराबर की पहाड़ी पर बनवाई गई थी। बाराबर पहाड़ी पर, गया बिहार में। कौन कौन सी बनवाई गई थी अशोक के द्वारा? तो सुदामा, विश्व झोपड़ी, और एक थी काड़ चौपाल। तो ये तो थी अशोक की। लेकिन दशरथ ने जो बनवाई थी, दशरथ के द्वारा बनवाई गई थी, मैं इधर लिख देता हूं, जो दशरथ था मौर्य वंश का शासक, इसके द्वारा नागार्जुन की पहाड़ी पर, नागार्जुन की पहाड़ी पर गुफाएं बनवाई गई थी। कौन कौन सी बनवाई गई थी? गोपी, लोमस, वहिका, और साथ ही साथ आप याद रखेंगे वर्जिथिका। ठीक है जी, तो ये गुफाएं बनवाई गई थी। और ये जो गुफाएं बनवाई गई थी, ये गुफाएं इन मौर्य वंश के शासकों के द्वारा आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए दान दी गई थी। आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए दान दी गई थी। तो आपके पास क्लियर आंसर हो गया क्या? किसके लिए बनवाई गई थी? आजीविका के जो सेक्ट थे, आजीविका सेक्ट के जो संत थे, जो भी भिक्षु थे, उनके लिए ये बनवाई गई थी। तो आप ध्यान रखेंगे। एक चीज और मैं यहां बता देता हूं, इसके जो फाउंडर हैं, आजीवक संप्रदाय के जो फाउंडर हैं, इनका नाम आप याद रखिएगा, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। नाम याद रखेंगे मखली पुत्र गोसाल। क्या नाम याद रखेंगे? मखली पुत्र गोसाल। क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम आगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत में पुरापाषाण कालीन मानव की पहली खोपड़ी मध्य प्रदेश के किस जिले से आपको प्राप्त हुई है? देखिए भाई, पहली खोपड़ी के बारे में पूछा गया है, पुरापाषाण कालीन पहली खोपड़ी।
तो ये जो कहानी है ये है 1982 की। कब? 1982 में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है अरुण सोनाकिया। क्या नाम है? अरुण सोनाकिया। इन्हीं को सबसे पहले एक महिला की खोपड़ी प्राप्त हुई थी। सबसे पहले इन्हीं को एक महिला की खोपड़ी प्राप्त हुई थी। कहां से प्राप्त हुई थी? तो हथनौरा, होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश। और ये जो महिला की खोपड़ी थी ये पुरा पाषाण काल की है। किस काल की है? पुरा पाषाण कालीन है। क्योंकि आपको पता है कि पुरा पाषाण काल में किसी भी तरीके के बूरियल प्रोसेस के बारे में मानव नहीं जानता था, तो जाहिर सी बात है कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन मिलना इस समय का संभव नहीं है, इसलिए आपको जो भी मिला है वो एक खोपड़ी के तौर पर मिला है। लेकिन जब आप पैलेयोलिथिक एज के बाद मेसोलिथिक में आते हैं, मध्य पाषाण में आते हैं, जब आप मेसोलिथिक में आते हैं तो मेसोलिथिक में आपको कंप्लीट कंकाल देखने को मिलेगा। कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि मेसोलिथिक में जाकर के मानव के द्वारा जो बूरियल प्रोसेस था उसके बारे में जानकारी हासिल कर ली गई थी और वो अब डेड बॉडीज को दफनाने लगा था, जिसके प्रमाण हमको उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से प्राप्त होते हैं। सराय नाहर राय है, उसमें एक साइट, महदहा है, दमदमा है, तो इन सारी साइटों से आपको कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन के प्रमाण प्राप्त होते हैं। चलो तो बढ़ जाते हैं हम आगे। नेक्स्ट ध्यान देंगे, दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? ध्यान रखिएगा भाई, दीन इलाही धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था। 1582 में अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म चलाया गया था। 1582 में। और इस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र जो हिंदू था, एकमात्र हिंदू, वो था बीरबल। बीरबल था। और इस धर्म का जो रिलीजियस हेड था, जो हेड था, रिलीजियस हेड था, उसका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल, यही इसका पुरोहित था, अबुल फजल। ठीक है भाई। इसके साथ साथ पॉइंट और एक ध्यान रखिएगा, 1583 में अकबर के द्वारा एक नया कैलेंडर इलाही संवत चलाया गया था। इलाही संवत। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से आपसे पूछा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से कि 1564 में अकबर के द्वारा जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया गया था। अक्सर पेपर में पूछा जाता है, याद रखेंगे, जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया गया था। कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो तो बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोहिनूर हीरा भारत से कौन लेकर के गया था? चलो देखते हैं कौन बताएगा। करिए फटाफट से आंसर कि कोहिनूर हीरा कौन लेकर के गया था? देखो भाई, कोहिनूर हीरा भारत से कौन लेकर के गया था? तो ध्यान दीजिएगा, 1739 में फारस के शासक नादिर शाह ने अटैक किया था। नादिर शाह के द्वारा अटैक किया गया था। और इस टाइम पर जो मुगल शासक था इस समय पर, उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम था? मोहम्मद शाह रंगीला। जब नादिर शाह का अटैक हुआ तो मोहम्मद शाह रंगीला ने पहले तो करनाल में एक दमदार युद्ध लड़ा नादिर शाह के साथ में, लेकिन जब पेश ना पड़ी तो युद्ध छोड़ करके भाग गया, जिसके बाद नादिर शाह ने बड़े पैमाने पर दिल्ली में कत्लेआम किया और लूटपाट किया। और साथ ही साथ जो मुगलों का जो शाही तख्त था, जिसे मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं, तख्ते ताउस के नाम से जानते हैं, पीकॉक थ्रोन, उसको उठा करके ले गया था कौन? नादिर शाह। कब? 1739। आप ध्यान रखेंगे, किसी को भी कोई प्रॉब्लम यहां तक तो नहीं होनी चाहिए। चलो तो बढ़ जाते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ध्यान रखिए कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757। ठीक है ना? प्लासी का युद्ध
किस किसके बीच लड़ा गया था भाई? तो ये लड़ा गया था सिराजुद्दौला वर्सेस BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को लीड कर रहा था कौन? लॉर्ड क्लाइव, जिसमें सिराजुद्दौला के ही एक सेनापति मीर जाफर की गद्दारी के चलते इस युद्ध को हार गया था सिराजुद्दौला। तो ये हार गया था, जीत किसने लिया था? लॉर्ड क्लाइव ने इस युद्ध को जीत लिया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। स्थायी बंदोबस्त 1793 में किसके द्वारा लागू किया गया था भाई? स्थायी बंदोबस्त 1793 में किसके द्वारा लागू किया गया था? ध्यान रखिएगा, 1793 में स्थायी बंदोबस्त जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जारी किया गया था, जिसको सबसे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत जो जमींदार थे उन जमींदारों को जमीनों का ओनर बनाया गया था। ठीक है, चलो तो बढ़ जाते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भाई ध्यान रखिएगा, स्वदेशी जो आंदोलन है वो 1905 में बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ था। तो 1905 ही आप ध्यान रखेंगे, जब बंगाल विभाजन हुआ कब हुआ था? 1905 में। जब बंगाल विभाजन हुआ तो इस बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों के द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। किसके द्वारा लीड किया गया? तो इस आंदोलन को लीड किया गया था बाल गंगाधर तिलक, जिनका साथ दे रहे थे लाला लाजपत राय, एक सेकेंड, इसको हम हटा देते हैं। लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, जिन्हें आप बाल लाल पाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए, किसी को कहीं पर भी कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में अपना डाल देना, और जो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दोगे, जो भी डाउट होगा तो उसका रिस्पॉन्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना, चलो तो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? देखते हैं कौन बताएगा भाई, अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। देखो भाई, जो अजंता गुफाएं हैं, सबसे पहले तो लोकेशन कहां है? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र, जिसे आप आज के टाइम पर संभाजी महाराज नगर के रूप में जानते हैं, संभाजी नगर। और यहां से आपको भित्ति चित्र मिले हैं, एक तो भित्ति चित्र मिले हैं और जातक कथाओं के बारे में जानकारी है, जातक कथाओं के बारे में जानकारी है। अब ये जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आज तक। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ जाते हैं। वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? तो ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल में सभा और समिति, देखिए जो राजा होता था, वैदिक काल के अंतर्गत जो राजा होता था, उस राजा के द्वारा जो शासन चलाया जाता था
वो कुछ असेंबलीज की मदद से चलाया जाता था, जिनमें एक सभा होती थी, एक समिति होती थी, एक और असेंबली होती थी जिसका नाम होता था विदर्थ। ठीक है, तो दोनों सभा और समिति दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऋग्वेद में सभा समिति का जो रिपीटेशन है, इस टर्म का जो रिपीटेशन है वो 8 टाइम हुआ है, 8 बार इसका रिपीटेशन हुआ है, और समिति 9 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है ना, और विदर्थ का इस्तेमाल 122 टाइम हुआ है। इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा जो प्रचलन में थी वो विदर्थ थी, लेकिन सभा और समिति जो थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाएं थी जो राजा को चुनने का काम भी करती थी, क्योंकि इस समय पर जो राजा है वो एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं होता था। एब्सोल्यूट मोनार्कियल यहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर जब आप सभा समिति विदर्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ आपको लोकतांत्रिक तत्व भी यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में आपको देखने को मिलते हैं। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्लियर है। क्या थी ये? एक राजनीतिक संस्थाएं थी, सभा समिति और विदर्थ। कोई दिक्कत नहीं। कुछ पॉइंट और लिख देता हूं, ध्यान देना। सभा में जो मेल मेंबर होते थे, सभा में जो मेल मेंबर होते थे उनको सभ्य कहा जाता था, और जो फीमेल होते थे, जो फीमेल होती थी उनको सभावती कहा जाता था, सभावती कहा जाता था। ठीक है, और सभा और समिति को, सभा और समिति को अथर्ववेद के अंदर, अथर्ववेद के अंतर्गत प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब ध्यान आपको यह देना है, पेपर में ये पूछा जाता है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति को किस वेद में कहा गया है, तो आप याद रखेंगे किस वेद में कहा गया है, अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है भाई, चलो ध्यान दो आगे। मौर्य प्रशासन में धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की थी? देखो भाई, ये की थी किसने? अशोक ने। अशोक के द्वारा जब कलिंग युद्ध लड़ा गया, कलिंग युद्ध लड़ा गया, कब लड़ा गया था? 261 बीसी में। और आपको पता है इस युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। विस्तारवादी नीति को त्याग करके उसने धर्म के रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दिया था, और लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए धार्मिक रूप से एक धार्मिक अधिकारी की नियुक्ति किया था, जिसका नाम है धम्म महामात्य। जिसका नाम क्या है? धम्म महामात्य, जिसकी जानकारी अशोक ने अपने 5वें अभिलेख में दी है। 5th अभिलेख में अशोक ने अपनी जानकारी इसके बारे में, धम्म महामात्य की नियुक्ति के बारे में दी है। एक फीमेल अधिकारी भी इसने नियुक्त किया था, जिसका नाम था इतझिंग। इतझिंग के नाम से भी एक फीमेल धार्मिक अधिकारी भी इसके द्वारा नियुक्त किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, आंसर आपके सामने हो जाएगा क्या? अशोक। कोई दिक्कत नहीं किसी को भाई। तो ये क्वेश्चन यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बढ़ जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीन से भारत आने वाला प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो ध्यान रखिएगा, चीन से भारत आने वाला जो प्रसिद्ध यात्री था उसका नाम क्या था? उसका नाम था भाई फाहियान। क्या नाम था? फाहियान, जिसकी किताब का नाम है फो कियो की। फो कियो की इसकी बुक है। कब आया था? कब आया था? तो ये आया था भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दरमियान आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक इसमें आप इब्न बतूता का भी ध्यान रखिएगा। इसकी किताब का नाम रेहला। और ये कब आया था भाई? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। किसके टाइम पर? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। मेगास्थनीज की किताब का नाम, मेगास्थनीज की किताब का नाम इंडिका। कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आया। अल बरूनी, ये
आया था आपको महमूद गजनबी के साथ में, अल बरूनी आया था, और इसके द्वारा एक किताब लिखी गई थी कि तारीख हिंद, या इसको हम कहते हैं किताबुल हिंद। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखना पेपर के लिए, ठीक है जी। चलो आंसर हो गया ना, फाहियान। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? भाई मैंने अभी पीछे आपको बताया है कि प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध। और इस प्लासी के युद्ध में एक तरफ तो बंगाल को लीड कर रहा था सिराज उद दौला, और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहा था कौन? लॉर्ड क्लाइव। कौन लीड कर रहा था? लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। जिसमें जीत किसकी हुई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इसमें जीत हुई थी, और सिराजुद्दौला हार गया था। इसी के सेनापति मीर जाफर ने धोखा दे दिया था, जाके अंग्रेजों से मिल गया था, जिसके चलते बैटल ऑफ प्लासी को अंग्रेजों के द्वारा जीत लिया गया था, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जीत लिया गया था, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट ध्यान देंगे, बक्सर के युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? ध्यान दीजिएगा, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, बैटल ऑफ बक्सर। किस किस के बीच लड़ा गया? तो बंगाल का नवाब मीर कासिम, और इसका साथ दे रहा था अवध का नवाब सुजाउद्दौला। कौन दे रहा था? सुजाउद्दौला। और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ठीक है, मुगल बादशाह था ये। तो एक तरफ तो ये तीनों है, और दूसरी तरफ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहा था, इसकी आर्मी को लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो लीड कर रहा था। और इसमें जब ये युद्ध शुरू हुआ तो इसमें लीड लेकर के चलने लगा कौन? लीड लेकर के चलने लगा ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर इन चीफ है हेक्टर मुनरो। अब मुगल बादशाह को लगा कि यार दाल नहीं गलने वाली है, तो ये मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जाकर के अंग्रेजों की शरण में पहुंच गया, युद्ध छोड़ के अंग्रेजों की शरण में चला गया, और इसके पीछे पीछे फिर ये अवध का नवाब भी चला गया, अकेला रह गया मीर कासिम, और मीर कासिम भी बाद में फिर इस युद्ध को छोड़ करके भाग गया, और घुमक्कड़ी जीवन जीते हुए बाद में मर जाता है। और शरण में गया है शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शरण में गया था अंग्रेजों की, तो संधि होगी ना, फिर शर्तें रखेंगे अंग्रेज, और शर्तें रखी गई। शर्तें रखी गई कब? अगले साल 1765 में, जिसे आप जानते हैं इलाहाबाद की संधि के नाम से। और इसके अंतर्गत जो मुगल बादशाह था वो मुगल बादशाह अंग्रेजों का पेंशनर बन जाता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ट्रांसफर हो जाता है। चलो तो बढ़ जाते हैं हम अगले सवाल पर। बताएंगे सती प्रथा का उन्मूलन किसके प्रयासों से हुआ था? सती प्रथा का उन्मूलन, ये सब वो सवाल हैं जो पीछे आपके एग्जाम्स में लगातार बार बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सती प्रथा का उन्मूलन किन के प्रयासों से हुआ था? तो आप जानते हैं भाई, सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था वो 1829 में सती प्रथा समाप्त हुई थी। कानून ला करके लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून ला करके सती प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। देखिए कानून तो अंग्रेज ही लाएंगे क्योंकि शासन अंग्रेजों का चल रहा है, लेकिन इसके लिए जो लगातार आवाज उठाई गई, इसके लिए लगातार जो आंदोलन किए गए, वो किए गए थे राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा की समाप्ति हुई थी। राजा राम मोहन रॉय के बारे में ध्यान रखना, इनके द्वारा 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना, और 1828 में जाकर के
ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। कोई दिक्कत नहीं किसी को, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या पूछ रहा है जी? दिल्ली सल्तनत में चहलगानी या जो तुर्की अमीरों का जो समूह था उसका गठन किस सुल्तान से संबंधित है या किसने किया था? तो ये आपको बताना है, तुर्कान चहलगानी का गठन किस सुल्तान के द्वारा किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, तो तुर्कान चहलगानी, इसको हम चालीसा के नाम से भी जानते हैं, काउंसिल ऑफ 40 मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ 40 मिनिस्टर्स, जिसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा स्थापना की गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा। और इसको समाप्त किसने किया था? तो तुर्कान चहलगानी को समाप्त करने वाला जो सुल्तान था उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। समाप्त किया था बलबन ने। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहां पे नहीं होगा, है ना? तो चलो बढ़ते हैं हम आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है बलबन, पढ़ लेना बलबन के टॉपिक को, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे नवरोज त्योहार किसने प्रारंभ किया? तो बलबन ने प्रारंभ किया था। सिजदा और पाबोस की प्रथा बलबन ने प्रारंभ की थी। इसकी जो वॉर पॉलिसी है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ये भी बलबन से संबंधित है। तो ये सब सवाल जो हैं पेपर में पूछे जाते हैं, तो एक बार आप नजर मार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है जी, ध्यान देंगे। अकबर की धार्मिक नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अकबर की धार्मिक नीति के संबंध में कौन सा कथन सही है? वह कट्टर सुन्नी था, उसने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई, ही शोड टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन्स, उसने केवल इस्लाम को बढ़ावा दिया, बिल्कुल नहीं, उसने धार्मिक चर्चाएं बंद कर दी। देखो भाई, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, उसने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यह है कि इसके द्वारा, अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण करवाया गया था, जो कि एक असेंबली हॉल था। क्या था? असेंबली हॉल था। और इसके अंतर्गत अकबर के द्वारा विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोगों को आमंत्रित किया जाता था और उनके साथ रिलीजियस डिबेट करता था अकबर, और उससे जो भी कंक्लूजन निकलता था उस कंक्लूजन को अकबर का जो स्कॉलर है अबुल फजल, ये अबुल फजल कंपाइल्ड किया करता था। और इसी कंपाइलेशन के आधार पर अकबर ने आगे चल करके एक नया धर्म इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। क्या नाम था? दीन ए इलाही। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी आपसे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। देखो भाई, 1857 के विद्रोह को, रिवॉल्ट ऑफ 1857, बीडी सावरकर, हाय हाय, वीडी सावरकर के द्वारा 1857 के रिवॉल्ट को, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा गया था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा गया था। और इसी टाइटल से इन्होंने इस 1857 की क्रांति पर एक किताब भी लिखी थी। इसमें एक और चीज आप ध्यान रखना, इसको सिपॉय म्यूटिनी, 1857 की क्रांति को सिपॉय म्यूटिनी, सैनिक विद्रोह किसने कहा था, यह भी पूछा जाएगा। सैनिक विद्रोह किसने कहा था?
तो ध्यान रखिएगा, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान के द्वारा अंग्रेजों का पक्ष लेते हुए इस पूरे 1857 की क्रांति को सिर्फ और सिर्फ एक सैनिक विद्रोह करार दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ सिपाही म्यूटिनी करार दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। देखो भाई, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा लीड किया गया था। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा लीड किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा लीड किया गया था। कब? 1920 में, 1920। लेकिन 5 फरवरी को एक घटना होती है, 5 फरवरी 1922 को एक घटना होती है। कहां पर? चोरा चोरी नामक स्थान पर। और यहां पर जो आंदोलनकारी थे उनके मूवमेंट को, उनके एक मार्च को चोरा चोरी के पुलिस थाने के पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। तो भीड़ जो थी वो भीड़ नहीं रुकी, तो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें काफी सारे जो हमारे आंदोलनकारी थे उन जो जख्मी हो जाते हैं। गुस्साई भीड़ ने इस थाने में आग लगा दी, और थाने में आग लगा दी तो इस थाने के 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। अब जब ये खबर महात्मा गांधी को पता चली तो महात्मा गांधी इससे बहुत ही आहत हुए, क्योंकि अहिंसा के सिद्धांत पर असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और आगे चल करके 1922 को बारदौली, कांग्रेस की बारदौली की कार्यकारिणी की बैठक में महात्मा गांधी के द्वारा इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है जी। चलो ठीक है। पूछ रहा है आपसे कि कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति का भी आयोजन कराया था। देखिए, कुषाण शासक आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप यहां से पकड़ लो। चतुर्थ बौद्ध संगति का भी आयोजन कराया था। आपको पता होगा कि कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा, कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा, कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है कनिष्क, इसके द्वारा प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कराया गया था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष के द्वारा की गई थी। कहां पर किया गया था? तो कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में यह चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है जी, कश्मीर के कुंडल। अब काम क्या हुआ था? तो इस चतुर्थ बौद्ध संगति में यह भी ध्यान रखना, बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया था। बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया था इस चतुर्थ बौद्ध संगति के अंतर्गत। कोई दिक्कत नहीं भाई किसी को। हाँ, बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया था चतुर्थ बौद्ध, हीनयान और महायान में, हीनयान और महायान में। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास आंसर क्या हो गया? ये रहा सी, कनिष्क। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, आपसे पूछा है कि सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है। सती प्रथा का जो पहला अभिलेखीय उदाहरण है वो आपको मिलता है भाई कहां से? तो गुप्त काल के दरमियान का है, और यह अभिलेख है जिसे आप जानते हैं ऐरण अभिलेख, 510 एडी का है। ठीक है जी। तो गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त का एक सेनापति है, भानुगुप्त।
भानुगुप्त का सेनापति था जिसका नाम है गोपराज। तो गोपराज एक अभियान में इनकी डेथ हो जाती है, तो इनकी जो पत्नी है वो पत्नी सती हो जाती हैं इनके वियोग में, गोपराज के वियोग में, जिसका रिकॉर्ड आपको ऐरण अभिलेख से प्राप्त होता है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, गुप्त वंश से संबंधित है, या गुप्त काल में सती प्रथा का पहला अभिलेख या उदाहरण आपको प्राप्त होता है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अभी ये पूछ लिया जाए कि ये ऐरण अभिलेख मिला कहां से है, तो ध्यान रखिएगा, ये ऐरण अभिलेख भाई आपको मिला है सागर मध्य प्रदेश से। सागर मध्य प्रदेश से आपको ये ऐरण अभिलेख प्राप्त हुआ है। चलो नेक्स्ट आप ध्यान देंगे जी, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। देखो भाई, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा जब कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट की जब घोषणा की गई थी 1932 में, तो दलित वर्ग के लिए भी कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किए गए थे, जिसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी पुणे की यरवदा जेल में अनशन पर, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। और B.R. अम्बेडकर चूंकि कम्युनल अवार्ड को सपोर्ट कर रहे थे तो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, और फिर बीच में B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा एक समझौता कराया गया। पूना पैक्ट साइन हुआ 1932 में। पूना समझौता हुआ, किसके प्रयासों से हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से हुआ। साइन किसने किया, तो भीमराव अंबेडकर साहब ने किया था। दूसरी तरफ महात्मा गांधी तो जेल में है, तो उनकी तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा साइन किया गया, ध्यान रखेंगे। और इस पूना समझौता के बाद सहमति ये बनी थी कि डिप्रेस्ड क्लास के लिए, दलित वर्ग के लिए कम्युनल अवार्ड, कम्युनल जो रिजर्वेशन है उसको ना स्वीकार करके आप क्या करेंगे, संयुक्त निर्वाचन पर बात करेंगे। संयुक्त निर्वाचन पर सहमति बनी थी पूना समझौता में, जिससे क्या था कि जो हमारा हिंदू यूनिटी था, उस हिंदू यूनिटी को बचाने का प्रयास एक पूना समझौते के माध्यम से महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। क्योंकि मुस्लिमों को पहले ही दिया जा चुका था, मुस्लिम लीग जब बनी थी 1909 के अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम लीग को दे दिया गया था, मुसलमानों को दे दिया गया था जो कम्युनल रिजर्वेशन था, जिससे कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी थी भारत में वो डिस्टर्ब हुई, वो डिवाइड हुई। तो उस यूनिटी को बचाने का ये प्रयास था एक तरीके से, तो ध्यान रखेंगे B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाओ इधर। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहां पर स्थानांतरित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित किया था। भाई प्रॉब्लम क्या थी, दिल्ली से दौलताबाद क्यों लेके गया। देखो भाई, इसके पास पूरा नॉर्थ इंडिया और पूरा साउथ इंडिया मिला करके रूल करता था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अब कैपिटल है दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में। अब दिल्ली से साउथ इंडिया को रेगुलेट कर पाना बहुत ही टेढ़ा काम था, तो इसलिए इसने क्या किया कि यहां से बिल्कुल सेंट्रल इंडिया में बीचों बीच इस कैपिटल को ट्रांसफर करने का काम किया। कहां पर, दौलताबाद में। लेकिन बाद में यहां पर लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया, जिसके बाद इसको वापस लौटना पड़ा था। तो ये जो पॉलिसी थी कैपिटल ट्रांसफर की मोहम्मद बिन तुगलक की, ये पॉलिसी फेल कर गई थी, ठीक है जी। तो ध्यान रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। तो दौलताबाद आप याद रखेंगे, देवगिरी दौलताबाद, क्योंकि सेंट्रल इंडिया है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या काम होता था। तो ये देखिए, ये समाहर्ता नामक अधिकारी आपको मौर्य प्रशासन के अंतर्गत देखने को मिलता है, और इसका जो काम होता था वो टैक्स असेसमेंट का काम होता था, कर निर्धारण करने का काम समाहर्ता करता था। तो ये कुछ अधिकारियों के नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे मैंने धम्म महामात्य बताया,
आपको समाहर्ता आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद में आपको दो जज हैं, एक तो आपको सिविल मामलों को जो देखता था, जो सिविल मामलों को देखता था उसका नाम था धर्मस्थ न्यायालय, जो सिविल मामले देखता था धर्मस्थ न्यायालय। तो इसका जो न्यायाधीश होता था उसका नाम होता था व्यवहारिका, ये नाम ध्यान रखना। ये जो क्रिमिनल मामले देखता था उस न्यायालय का नाम था कंटक शोधन, कंटक शोधन न्यायालय। इसका जो न्यायाधीश होता था उसको कहते थे प्रदेश ठा। तो ये भी अधिकारी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक दो पद और आप ध्यान रखेंगे। अशोक ने अपने तीसरे अभिलेख में 3 अपॉइंटमेंट की थी, युक्ता, रज्जुक और प्रदेशिका। देखो ये तो युक्ता जो होता है रेवेन्यू से जुड़ा हुआ ये पद है, जैसे पटवारी काम करता है, और रज्जुक भी, रज्जुक इसके ऊपर होता था, ये भी फाइनेंस से जुड़ा हुआ पद है। और जो प्रदेशिका है ये प्रशासनिक जो नियंत्रण है इसके पास होता था, जैसे हमारा एसडीएम वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, किसके कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण गए थे? हाँ जी ध्यान दीजिएगा। तो देखो भाई, चंपारण, महात्मा गांधी की भारत वापसी हुई थी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में। पूरा मैं सीक्वेंस लिख देता हूं। वापसी हुई थी 1916 में, आप याद रखना साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1917 में चंपारण बिहार से एक किसान राजकुमार शुक्ल के द्वारा महात्मा गांधी को आमंत्रित किया गया। चंपारण सत्याग्रह देखने को मिला। क्यों आमंत्रित किया गया? क्योंकि चंपारण के अंतर्गत जो किसान थे उन किसानों के साथ 3 कठिया जो प्रोजेक्ट था उसको लेकर के किसान बड़े परेशान थे। मतलब उनको अपने 1/3 में का जो नील की खेती करना अनिवार्य होता था, और इस समय पर नील की खेती किसानों के लिए प्रॉफिट बिल्कुल भी प्रॉफिट का सौदा नहीं बची थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के चलते जो नील की खेती के दाम थे वो गिर चुके थे, और नील की खेती के दाम गिर जाने के चलते अब किसानों के फेवर में ये खेती नहीं बची थी। पहले प्रॉफिट में होता था तो लोग करते थे। और एक और बड़ी समस्या थी कि जब एक बार नील की खेती ले लेते थे तो उनको 1 साल के लिए खेत अपना खाली छोड़ना पड़ता था, क्योंकि फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए महात्मा गांधी को बुलाया गया। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया और सफलता मिली। अंग्रेजों से इस जो करार था, इस करार से किसानों को मुक्ति मिली। ठीक है जी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आपके पास आंसर क्या है? राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। क्यों हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट के विरोध में, पहली बात तो। दूसरा, इस रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब के 2 बड़े कट्टावर नेता हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी रॉलेट एक्ट के तहत। तो उस गिरफ्तारी के विरोध में आवाज उठाने के लिए भी जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन लोग इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद आपको पता होगा, जिसके बाद जनरल डायर के द्वारा यहां पर गोली चलवा दी गई और 79 लोगों का कत्लेआम किया गया। तो 13 अप्रैल 1919 आप याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अभिनव भारत सोसाइटी, जो अभिनव भारत सोसाइटी क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था, बिल्कुल था, इसकी स्थापना कहां हुई थी? हाँ भाई बताओ। तो अभिनव भारत सोसाइटी जो गुप्त संगठन है क्रांतिकारियों का, इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? देखो भाई, इसकी स्थापना बम्बई प्रेसिडेंसी में हुई थी
1904 में नासिक महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जो कि क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। इससे पहले 1899 में इनके द्वारा मित्र मेला नाम का भी एक संगठन, जो कि क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था, 1899 में मित्र मेला नाम से एक संगठन इनके द्वारा पहले बनाया गया था। बाद में जाकर के फिर अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की गई। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी आंसर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है जी, बंगाल में हुए सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देखो भाई, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक वैसे तो सीधा सीधा आप याद रखिएगा देवेंद्र नाथ टैगोर थे। देवेंद्र नाथ टैगोर थे। क्यों करनी पड़ी इनको स्थापना? क्योंकि कहानी ब्रह्म समाज से जुड़ी हुई है। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो राजाराम मोहन रॉय। 1828 में राजाराम मोहन रॉय के द्वारा स्थापना की गई थी और 1833 में राजाराम मोहन रॉय की हो जाती है मृत्यु। अब इसके बाद ब्रह्म समाज को लीड करने का काम किया गया देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, और इनके एक साथी थे जिनका नाम था केशव चंद्र सेन। इन दोनों के द्वारा ब्रह्म समाज को आगे लीड किया गया। लेकिन केशव चंद्र सेन जो थे वो बोलने में बड़े माहिर थे, अच्छे वक्ता थे, तो फैन फॉलोइंग जो थी वो किसकी तरफ शिफ्ट कर गई? वो केशव चंद्र सेन की तरफ शिफ्ट कर गई, और केशव चंद्र सेन ने आगे चल करके ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय ब्रह्म समाज के रूप में स्थापित किया। लेकिन अब ऐसे में देवेंद्र नाथ टैगोर अपने को अलग थलग महसूस करेंगे, तो इनके द्वारा एक नई संस्था का गठन किया गया था जिसका नाम था तत्वबोधिनी सभा। तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कब की गई थी? तो इनके द्वारा 1839 में की गई थी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आज का जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट था, इस प्रैक्टिस सेट को आज करते हैं हम यहीं पर स्थगित। मुलाकात होगी मुझसे अगले फिर क्लास में अगले नए प्रैक्टिस सेट के साथ, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, आपको आंसर कमेंट बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।